फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। स्टूडेंट हमने देखा था, यानी कि 6.1 तक देख लिया था हमने। और उसमें थोड़ा बेसिक देखा था, यानी कि त्रिभुज क्या होते हैं और समरूपता है ना, और की कसौटी क्या होती है, सर्वांग समता की कसौटियाँ क्या होती हैं, ये सब देख लिया था हमने। तो और उस दिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पाइथागोरस थ्योरम का और थेल्स थ्योरम का, यानी कि मैंने आपको परिचित कराया था उससे स्टूडेंट। तो आज हम उसका करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे उनको, है ना, जो भी थ्योरम्स है हमारी, यानी कि प्रमेय है हमारी। तो शुरू करते हैं हम अपनी थेल्स थ्योरम से स्टूडेंट, है ना, जो हमारी है 6.1 भी कहते हैं, यानी कि जो बुक में दे रखी है हमें 6.1 थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम कहते हैं, यानी कि आधारभूत प्रमेय कहते हैं उसको, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं उसका कथन लिखता हूँ और शुरू करते हैं हम अपना, यानी कि थेल्स थ्योरम से। डन स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आपको जो है कथन याद भी रहना चाहिए वैसे तो थेल्स थ्योरम का कथन, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार पूरा बताऊंगा। यानी कि जब कोई त्रिभुज होता है ना स्टूडेंट, कोई त्रिभुज, तो उसकी यानी कि किन्हीं दो भुजाओं को है ना, किन्हीं दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए किसी तीसरी भुजा की जो समांतर रेखा खींची जाती है ना, तो वो उसे समानुपात में विभाजित करती है स्टूडेंट। तो वो कथन क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो मैंने आपको बोल करके बता दिया है ना स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो जो थेल्स थ्योरम का कथन है, थेल्स प्रमेय, और जो आपकी बुक में दे रखी है यानी कि 6.1 प्रमेय, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका कथन। डन स्टूडेंट। यदि किसी त्रिभुज को की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं या यहाँ पर लिख सकते हो को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना स्टूडेंट, ये विभाजित हो जाती हैं। तो ये स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या हमें प्रूव करना है, क्या गिवन है। डन स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति लिखते हैं, क्या उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में क्या है ना, जो दिया है लगभग वही हम उतार देते हैं। तो यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, तो लिखते हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तब ये अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। भिन्न भिन्न भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तब ये दो रेखाओं को यहाँ पर ये लिख दो, है ना, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात, क्योंकि हमने ये ऊपर लिख चुके हैं, एक ही अनुपात, फिर वो हो जाएगा, है ना, फिर रिपीट हो जाएगा। एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये स्टूडेंट हमें क्या है, उत्पत्ति है, और यानी कि दिया भी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाते हैं, है ना।
तो देखो फिगर क्या रहेगा हमारा, ये ए नाम दे दो, ये बी, ये सी। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो क्या कर रहा है, किसी एक भुजा के समांतर, है ना, तो बीसी के समांतर हम एक रेखा लेंगे, ठीक है, ये इसके समांतर एक रेखा हो गई जिसका नाम पी क्यू दे दो, है ना। तो ये हमने एक रेखा खींची, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। तो जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है ए पी अपॉन बी पी, ए पी अपॉन बी पी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। डन स्टैंड। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है ना। इसे ये भी ले सकते थे हम डी या कुछ भी ले सकते हैं, है ना, मतलब नाम तो अपने तरीके से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें ये क्या है, प्रूव करना है। और अगर हम एनसीईआरटी के बिल्कुल हिसाब से चलें, है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल चलें, तो जो उसमें फिगर में दे रखा है तो बीसी, या मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मैंने आपको बता रखा है, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा स्टूडेंट, है ना, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा यही है। तो यहाँ से ए पी अपॉन बी पी, ए क्यू अपॉन क्यू सी ये दे सकते हैं नाम। डन। अब यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, देखो इस तरीके से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा, संरचना निर्माण करना पड़ेगा, यानी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसको प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना है ना, ये हमें दिखाना है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ दिया है, हमें दिया क्या है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ये दिया है हमें, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, अब देखो क्यू से ये, है ना, एक लंब डालो इधर, अब इसको एन नाम दे दो या कुछ भी दे सकते हो नाम अपने तरीके से, है ना, यहाँ से एम दे दो नाम। डन स्टूडेंट। ये अब यहाँ से देखो इसको मिला दो, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ठीक है, इसको हमने मिला दिया। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर एक काम कर लो आप, यहाँ पर जैसे उसमें दिया है एनसीईआरटी में वैसे ही कर लो, इसको डी ई नाम दे दो, लेकिन क्योंकि आप भी फिर कंफ्यूज होंगे, ठीक है स्टूडेंट, डी ई नाम दे दो इसको, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए डी, ये देखो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, है ना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। डन। अब ये देखो आपको समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन करा वो लिखता हूँ मैं, देखो क्या लिखा है मैंने, ई एन पैरेलल है किसके, ए बी के, वो पैरेलल कह रहा हूँ परपेंडिकुलर है ए बी पर। डन है। अब यहाँ से देखो ये क्या है, डी एम, तो डी एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखते हैं हम आगे, हमें अब करना है क्या, हल। अब देखो हल करते हैं। ये तो हमने क्या करा, मतलब जो जो दिया था वो लिख लिया, जो सिद्ध करना था वो लिख लिया, जो हमने कंस्ट्रक्शन करा वो लिख लिया, है ना। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में एक और लिख सकते हो कि हमने बी को मिला दिया और डी सी को मिला दिया, ठीक है, तो वो लिख सकते हो आप। अब यहाँ से हल करना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर से देखो हमें प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी लाना है हमें, है ना। तो ए डी कहाँ पर है, ये है, और देखो डी बी कहाँ पर है, ये है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में लिखते हैं, है ना, पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, देखो ठीक से देखो, हल में लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई में, है ना, ए डी ई में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई स्टूडेंट, है ना। इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये हो जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो ए डी ई त्रिभुज कहाँ पर है ना, ए डी ई ये है, ठीक है। अब देखो ए डी ई ये है ना, तो मैं यहाँ पर देखो अगर सेपरेट बनाऊं तो ए डी ई इस तरीके से दिखेगा, ए डी ई, है ना। और यहाँ से ये देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक। तो अगर मैं अभी इसको ऐसे घुमा दूं, है ना, तो ये कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, चाहे भले से ही मुझे 2 क्रम में करनी पड़े, 2-2 के पार्ट बनाने पड़े,
ठीक है। तो देखो यहाँ से अब ये घूम जाएगा ना, तो ये डी इधर चला जाएगा देखो, और ई इधर आ जाएगा। आप समझना की कोशिश करना, ठीक है। ये इधर आ गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से जब इस तरीके से दिखेगा हमें, तो ए डी ई का क्षेत्रफल, तो अब मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू 1/2। आधार क्या बन गया स्टूडेंट, देखो आधार यहाँ से भी क्या बनता, ए डी। तो अब यहाँ से देखो आधार क्या बन गया, ए डी। तो ए डी लिखा मैंने, गुणा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपको पता ही है ना, क्या है ये, ई एन, ठीक है। तो ई एन आ गई, है ना। तो जो हमें प्रूव करना है उस पर हमें नजर गड़ाई रखनी है ना। तो ए डी और अपॉन डी भी लाना है हमें, ठीक है। तो ए डी आ चुका है हमारा, ई एन हमारा ऐसा बनाना है कि ये कट जाए, 1/2 भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इधर मैं यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही है ना, तो इधर ही लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखो त्रिभुज, अब देखो बी डी लाना है ना, तो बी डी ये है, तो त्रिभुज बी डी ई में ले लो, त्रिभुज बी डी ई में, ठीक है। त्रिभुज बी डी ई में ले लिया। अब यहाँ से देखो मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, ये आपने 9th का पढ़ा है, एरिया ऑफ बी डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो ये हिंदी ना लिख करके मैंने ऐसे लिख दिया, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। डन स्टूडेंट, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो जब मैं इसका एरिया लिखूंगा तो 1/2 और आधार गुना ऊंचाई रहेगा, ठीक है। बी डी ई है, ठीक है, बी डी ई में ले रहे हैं ना हम, बी डी ई में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखो अब ये क्या है, आधार क्या बन जाएगा, बी डी, और ऊंचाई क्या रहेगी इसकी भी, ई एन। अब देखो ई एन यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि हम ले तो यहाँ रहे हैं बी डी ई में, है ना, बी डी ई में, और ये इसकी ऊंचाई ई एन कैसे हो गई, है ना, इसमें कंफ्यूज मत रहना आप, है ना। जब यहाँ से डी ई ले रहे हैं ना हम, डी ई जो ले रहे हैं, तो जब इसको घुमाऊंगा, है ना, इसको घुमाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। तो इसकी ऊंचाई जैसे ये दिखाई दिया है, जैसे ये दिखाई दिया है ना, तो इसकी ऊंचाई जो होगी ना, ई एन ही लेंगे स्टूडेंट, है ना। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें प्रूफ पर भी नजरें गड़ाए रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको समीकरण देखो ए 1 दे दो, है ना, इसको समीकरण 2 दे दो, है ना, तो ये समीकरण 1 और 2 हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करूंगा मैं, इसको मिटाता हूँ, आप उतार लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही है इसलिए, ठीक है। तो हम यानी कि मिटाना तो जरूर पड़ेगा, है ना, रफ तो जरूर करना पड़ेगा। तो आप ये उतारते रहो और कहते हैं मैं ये रफ करता रहूंगा, और इस तरीके से हम ये सवाल करेंगे, यानी कि प्रमेय जो है प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, यानी कि उपपत्ति वगैरह ये मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, और थेल्स थ्योरम का क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, है ना। और ये जो हो जाएगा आपका, यानी कि 2 थ्योरम मिल जाएंगी आपको, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का कन्वर्जन, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको शुरू करते हैं। अब देखो समीकरण 1 और 2 को, यानी कि समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर, है ना, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर। मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको कराऊंगा, कहीं भी कोई भी स्टेप ये नहीं होगा कि आपको मैंने छुटवा दिया या गलत डायरेक्ट लिख दिया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये है हमारी, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, ए डी ई, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, ठीक है। यहाँ से 1/2 है और इंटू ए डी है और इंटू ई एन है ना। और यहाँ से 1/2 है गुणा क्या है बोलो, बी डी, और ये है ई एन। तो देखो ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, ये ए डी अपॉन बी डी। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से समीकरण इसको 3 दे सकते हो आप, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको मैं मिटा सकता हूँ, नीचे वाले को बिल्कुल मिटा सकता हूँ, है ना। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं सर, ठीक। तो ये आपने लिख लिया होगा। मैं इसी को मिटाऊंगा, जहाँ से हल करना शुरू करा है, जो हमें दिया है वो मैं लिखा रहने दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ,
ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा आ चुका है AD अपॉन BD, और ये आ चुका है इसका यानी कि डिवाइड में ADE अपॉन BD। अब देखो ये क्या है, अब हमें क्या प्रूव करना है, AE अपॉन EC है ना, AE अपॉन AC भी दिखाना है। तो AE किस में है, AE देखो इसमें है ना, तो हम क्या लेंगे फिर से त्रिभुज ADE लेंगे, है ना, क्या लेंगे, त्रिभुज ADE लेंगे, है ना। तो देखो एरिया ऑफ, यहाँ से देखो अब ये सेकंड यानी कि हमारा जो है सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है इसका, ठीक है, इधर वाला एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, ADE। तो हमें यानी कि AED ले लो या ADE ले लो, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ना, तो हमें इसको बराबर भी दिखाना होगा, इसलिए ADE लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो AED लिख लो या ADE लिख लो, बात एक ही है ना। तो 1/2 आपके क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, है ना, इसको ऐसे घुमा देंगे ना, ये वाला आधार हो जाएगा। तो ये क्या है, आधार AE, है ना। इस बार क्या हो जाएगी ऊंचाई, ये हो जाएगी DM, है ना, DM ये हो जाएगी, ये DM ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना, ये DM ऊंचाई हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या होगा, AE और DM ऊंचाई हो गई। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, दे दो इसे, 3 उसे दे दिया तो इसे 4 दे दो, ठीक है, 4 दे दो इसे, डन है, इसको 4 दे दिया मैंने। अब देखो यहाँ से ये समीकरण चलो इधर ही दे दो इसको, है ना, समीकरण नंबर 4 ये हो गया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये किसमें, EC इधर है ये, है ना, तो अब ले क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, अब इसमें ले लो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है ना EC, तो इस पे प्रूफ पर भी नजरें गड़ाए रखनी है स्टूडेंट, है ना। तो DEC लेंगे तो हमें क्या होगा, 1/2, अभी क्या ले, यहाँ से क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा ना आधार, EC, और ऊंचाई क्या रहेगी हमारी DM, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 4 और 5 को डिवाइड करने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ देखो, समीकरण 4 को डिवाइड करने पर समीकरण 5 से, ठीक, यहाँ से लिख दिया मैंने। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या हो गया, ADE, और एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, है ना। अब देखो यहाँ पर है 1/2 गुणा AE इंटू DM, और 1/2 गुणा EC इंटू DM, ठीक है। तो ये हो गया, आप समझ रहे होंगे, ये DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AE अपॉन EC आ गया स्टूडेंट, है ना। तो इसको ये समीकरण नंबर 6 हो गई, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ से क्या आ गया, ये इक्वल टू इतना आ गया, है ना। अब देखो इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, है ना, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको इतना मिटा देता हूँ मैं, और ये भी लिखा रहने दूंगा मैं, है ना, क्योंकि ये आवश्यक है। तो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं, और आप यहाँ पर से नोट कर लेना आप, है ना, नोट कर लिया होगा वैसे तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ही मिटाऊंगा मैं, यहाँ से ये मैंने कैसे लिया, ये आपको जैसे मैंने पहले वाले में लिया था वैसे ही मैंने सेकंड वालों में लिया है, यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से हमें क्या देखते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। अब यहाँ से क्या देखते हैं हम, ये तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है अपॉन में BDE, यहाँ पर आ रहा है अपॉन में ट्राइंगल CDE, ठीक है। अगर ये दोनों यहाँ पर भी अपॉन में BDE होता है स्टूडेंट, तो मैं इसको बराबर रख सकता था, यानी कि समीकरण नंबर 3 और 6 को बराबर रख सकता था, तो बराबर रख के क्या आ जाते, ये आ जाता, है ना। लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ही है अपॉन में, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE है अपॉन में, है ना। तो अभी मैं बराबर नहीं रख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पर एक लाइन और देखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, DE पैरेलल टू BC है ना, क्या दिया है, DE पैरेलल टू BC है। और जब DE पैरेलल टू BC है तो देखो ये जो है BDE और CDE, है ना, तो इनका जो बेस है ना, बेस आधार वो एक ही है स्टूडेंट, क्या बेस है, DE, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, वो लिखो लाइन, मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साथ साथ लिखो, ठीक है। हम देखते हैं कि, है ना, हम देखते हैं, या चूंकि लिख लो,
हम देखते हैं चूंकि डी पैरेलल है किसके, बीसी के, है ना, तब जब ये डी पैरेलल है बीसी के, तब मैं लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ आपको, है ना, तब ये जो है त्रिभुज डीईसी, है ना, तथा त्रिभुज बीडी एक ही आधार इस पर स्थित है, डी पर स्थित है ना स्टूडेंट। तो ये ध्यान देंगे, मैं कहाँ से मिटा रहा था, कहाँ लिख रहा हूँ, है ना, तो आराम से ध्यान देंगे। अगर समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया त्रिभुज बीडी एक ही आधार पर स्थित है दोनों, है ना। तो जब एक ही आधार पर स्थित होते हैं ना स्टूडेंट, तो हम उन दोनों को बराबर कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए त्रिभुज बीडी बराबर है ना, ट्रायंगल CDE के, है ना। और जब ये बराबर हैं स्टूडेंट, है ना, तो हमें पता चल गया जब ये बराबर है तो त्रिभुज BDE की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, CDE रख सकता हूँ, और CDE की जगह क्या रख सकता हूँ, BDE रख सकता हूँ, है ना। तो जब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पर लिख करके मैं बताऊंगा आपको, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 6, 7, है ना, यानी कि समीकरण 3, 6, 7 से हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल यानी कि AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया ना आपको, BDE और CD यहीं पे यही तो घपला हो रहा था हमारा, है ना। तो अगर मैं ऐसी लैंग्वेज बोलूँ घपला वगैरह तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये आपको समझाने के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ ऐसा, है ना। और ये आपको समझाने में, है ना, अच्छी तरीके से भूमिका निभाएगी मेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ से BDE और CDE बराबर है, तो यहाँ से बराबर रख सकते हैं हम। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ समीकरण 3, 6 व 7 से, ठीक है, से समीकरण 3, 6 व 7 से, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने लिखा, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है, AD अपॉन BD और इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही तो प्रूफ करना था हमें स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इति सिद्धम, है ना। या जो भैया इंग्लिश में लिखते हो थोड़ा, तो उसको वो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, डन। तो यहाँ से ये हमने देखी अपनी थेल्स थ्योरम, है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी, और आपका पूरा जो भी कंफ्यूजन होगा थेल्स थ्योरम को लेकर के वो दूर हो गया होगा। डन स्टूडेंट। अब हम इसके चलते हैं किस पर, थेल्स थ्योरम के कन्वर्जन पर, है ना। कन्वर्जन यानी कि उल्टा। अब हमें क्या दे रखा होगा, अब हमें ये दे रखा होगा स्टूडेंट, और हमें ये सिद्ध करना होगा, है ना। यही तो हुआ कन्वर्जन का मतलब, यानी कि जो सिद्ध करना है वो दे रखा होगा, और जो दे रखा है वो सिद्ध करना होगा, है ना। तो इसका मतलब होता है कन्वर्जन। और ये जो हमारी है जो कन्वर्जन है ना, जो कन्वर्जन है तो वो है प्रमेय नंबर 6.2 स्टूडेंट, है ना। और मैं पाइथागोरस थ्योरम का ही मैंने आपसे क्या कर रखा है, यानी कि प्रॉमिस कर रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी कराऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले क्या समझेंगे हम, क्या समझेंगे, थेल्स थ्योरम का कन्वर्जन, क्योंकि लगे हाथ, क्योंकि हमने थेल्स थ्योरम करी है अभी अभी, है ना, ताजी ताजी। तो हम जब ताजी ताजी थेल्स थ्योरम करी है तो इसका कन्वर्जन भी इसके बाद ही कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको उतारो, मैं इसको मिटा देता हूँ, डन है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर मत जाना कि सर आपने तो ये समीकरण भी कई सारे बना दिए, तो ये समीकरण कई सारे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप समीकरण 1 बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, वो आप पर डिपेंड करेगा, है ना। तो समझाने के पर्पज से मैंने बना दिए हैं समीकरण, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो मैं इसको मिटाता हूँ और इसका कन्वर्जन शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो इसका अब क्या है कथन है, तो मैं उसको लिखता हूं यहां पर, ठीक है स्टूडेंट। ये
ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्या इसका प्रीमियम नंबर होगा ये 6.2, और इसका क्या देखेंगे हम कन्वर्जन देखेंगे, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है ना, वो इसी पर बेस्ड है, किस पर, थेल्स थ्योरम पर और पाइथागोरस प्रमेय अगर ले सकते हैं तो ले लेंगे, है ना, कोई सवाल के बाद होगा तो, वरना किस पर बेस्ड है, थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है। डन स्टूडेंट, थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है और पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड है। तो मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम थेल्स थ्योरम का कन्वर्जन। तो यहाँ से देखो इसका कथन क्या है, यदि, है ना, तो ये बहुत वो है, क्या है, इजी है कथन भी, तो याद हो भी सकते हैं आपके ऐसे भी, लेकिन मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ किताब से देख करके, ताकि कोई शब्द मिस्टेक ना हो जाए, है ना। तो यहाँ से इसलिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, है ना, मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ये शब्द में लिखा है लेकिन, कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर ये है कथन इसका स्टूडेंट, है ना। देखो ये हो गया इसका कथन। तो यहाँ पर देखो कथन क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो फिगर वही वाला बनाते हैं, नाम वही देंगे हम। हाँ ये बना फिगर, है ना, ए डी ई, ए बी सी, सॉरी यहाँ से ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ से एक त्रिभुज बन गया। अब ये कह रहा है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखो यहाँ पर मैं एक लेता हूँ समांतर भुजा बी सी के, डी ई, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें वो लिखता हूँ मैं जो हमें दिया है और जो हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ से देखो उत्पत्ति तो आपकी यही हो जाएगी, है ना, उत्पत्ति तो क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी जो ऊपर लिखी है ना। तो कि एक त्रिभुज दिया है और कहते हैं उसके भुजा के समांतर एक भुजा और है, ठीक है, विभाजित करे तो, है ना, इस तरीके से उत्पत्ति तो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, क्या है, सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो ये थेल्स थ्योरम में ये दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था क्या, डी पैरेलल है बी सी के, लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हो गया ना कन्वर्जन, ठीक है। और यहाँ से क्या है, दिया है ना, दिया है, देखो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो, यदि कोई रेखा, ठीक है, तो कौन सी रेखा है, वो डी है ना। तो यहाँ से ये दिया है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये क्या है, हमें दिया है ना स्टूडेंट। अब हमें करना है इसको हल, हमें ये प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। तो ये पैरेलल कब होगी, है ना, तो पैरेलल क्या होगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन। तो हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी, है ना, कि क्या, हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी टेम्परेरी, ये इसको दे देते हैं ई डैश नाम, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है, ठीक। तो इसलिए मैंने वही नाम दे दिए ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, चाहे बुक से देखें चाहे हमारी वीडियो को देखें, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से देखो मान लेते हैं, है ना, क्या मानकर चलना पड़ेगा हमें, डी पैरेलल, यानी कि पैरेलल नहीं है बी सी के, ठीक है। तो हमें क्या, हमने क्या ले ली, डी डैश पैरेलल है किसके, बी सी के, डन है। तो ये ले लिया हमने। तो जब ये ले लिया हमने, डी डैश है डी डैश पैरेलल है बी सी के, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब हमें हल करना है। तो जब हमें हल करना है और ये हमें दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है और हमने ये इससे पैरेलल मान लिया है ना। तो जब मान लिए तो जब इससे आगे हल बढ़ाएंगे हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ। तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं हम ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये लिख सकते हैं,
ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, जब ये लिख दिया हमने हमने तो 1 मिनट इसको आप उतारो, है ना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इधर को लिखना पड़ेगा या फिर नीचे मिटाना पड़ेगा, है ना। इसका आगे चलूंगा तो मैं, ठीक है। तो 1 मिनट ये आप उतारो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। डन है स्टूडेंट। तो ये आपने यानी कि उतार लिया होगा। अब देखो, ये जब मैंने कर लिया, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि हमें डी पैरेलल है बीसी की, ये मान लिया है हमने, है ना। क्योंकि हमें ये मना करा है कि डी पैरेलल है, अभी बीसी के नहीं है, यानी कि ये हमें प्रूफ करना है। तो ये मैंने मान लिया ये नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया ये है, डी डैश पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो जब ये मान लिया तो हम क्या करेंगे, आप देखो ये हमें दिया है, हमें साफ साफ दिया है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, है ना। तो ये जब ये दिया है हमें, तो ये अब ये और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी, है ना। क्या हो जाएंगी, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डैश सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो क्या प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना है ना हमें, तो है ना। तो जब ये प्रूफ करना है हमें, तो देखो यहाँ पर ये करा, अब ये दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, +1 जोड़ने पर, है ना। तो चलो यही करता हूँ, दोनों तरफ, है ना, +1 करने पर, यानी कि एक जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए ई अपॉन ई सी +1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है। अब यहाँ से +1, अब देखो यहाँ से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा आगे। तो यहाँ से ए ई प्लस ई सी, ये कैसे हुआ ये आपको पहले से ही पता है ना, एलसीएम लेकर आप कर लेंगे, ठीक है। तो ए ई डैश सी प्लस ई डैश सी, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब देखो ए ई सी कहाँ है, ए ई सी ये है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर ही लिखता हूँ, चलो इसी के नीचे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए ई अपॉन ई सी, ए ई प्लस ई सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी लिख सकता हूँ, ए सी लिख दिया मैंने, है ना। ए सी नीचे है, ये देखो ए ई है और ई सी ये है, तो इसको पूरे पे लिख सकता हूँ मैं, ए सी लिख सकता हूँ ना, वही लिखा मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी लिख सकता हूँ ऑब्वियसली स्टूडेंट, है ना। ए सी अपॉन ई डैश सी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सामने सामने कट जाएगा, है ना, लेकिन मैं एक स्टेप और कर देता हूँ आपके लिए, ए सी इंटू ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी इंटू ई सी, ठीक है, तिरछी गुणा कर दी, ठीक। अब देखो ए सी से ए सी कट जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा आपके, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी, है ना, ये आ गया अब यहाँ से। अब देखो यहाँ से ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी है, यानी कि मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, अगर एक तरीके से कहा जाए तो ई डैश इज इक्वल टू ई, है ना। तो लेकिन ये कब होगा, ई डैश इज इक्वल टू ई या ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी, है ना। तो जब ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी, कौन कौन सी रेखाएं, डी डैश और डी, है ना। तो ये तब संभव है, ये तब संभव है जब दोनों रेखाएं समपाती हों, और समपाती मैंने आपको बता रखा है कि समपाती रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। समपाती का मतलब होता है कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, ठीक है, यानी कि एक रेखा के ऊपर, जैसे ऐसा मान लो ये है मार्कर और ये है मार्कर और यही दूसरा मार्कर है ना। तो जब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी स्थित हो तो उसको क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये तभी संभव है, ये दोनों इज इक्वल टू, यानी कि ये तभी बराबर होंगी, क्या, ई डैश सी और ई सी, ठीक है। ई डैश सी देखो यहाँ से देखो ये समपाती तो हो रही है एक तरीके से, ई डैश सी
ये हो गया और EC ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कब बराबर होंगी, जब समपाती रेखाएं हों। ठीक, तो यहाँ से ये मैंने लिखा समपाती रेखाएं। तो जब समपाती हो जाएंगी स्टूडेंट, तो हम क्या कह सकते हैं कि डी पैरेलल है BC के। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा कन्वर्जन। तो ये आप लिखो, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ से क्या करूंगा मैं, देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, बस हो गया प्रूफ, है ना, इतना ही करना था हमें। इसलिए DE पैरेलल है BC के, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये आपके दो प्रमेय हो गई, किसका, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का कन्वर्जन स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर आज को वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर लेंथी हो जाता है और अपलोड करने में भी दिक्कत होती है स्टूडेंट, है ना। तो अगर मेरी मेहनत और ईमानदारी पसंद आ रही हो स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक करिए और शेयर करिए स्टूडेंट, है ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। ठीक है, और जो पाइथागोरस थ्योरम की बात की है ना, मैं कराऊंगा जरूर, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है स्टूडेंट, डन स्टूडेंट, जय।